दलित या दलित साहित्य, इसे लेकर जो शब्द है दलित, इसे लेकर अम्बेडकरी बौद्ध साहित्य तक जो लंबा प्रवास रहा है, तो हम इस विषय पर एक अम्बेडकरी वैचारिक चिंतन करने जा रहे हैं। जो हमारे दलित साहित्य के दलाल है या वकालत करने वाले लोग हैं, उस तथाकथित घुटना लोगों के लिए, ये पंडित लोगों के लिए, तथाकथित पंडित लोगों के लिए, ये मेरा 2022 साल में एक शैलजा पाइक नाम की एक अपनी तथाकथित दलित लेखिका थी, उसको ये जवाब दिया गया था। वही लेख मैं आप सामने साझा कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से पिछले बहुत दिन पहले व्हाट्सएप पर मेरा लेख था, एक लेख पढ़ा था मैंने दलित साहित्य के संदर्भ में। मैं उस बहुत कम से बहुत 2022 की बात है, मैंने वो लेख पढ़ा था और मुझे वो लेख भेजा गया मेरे व्हाट्सएप पर, क्योंकि मैं अम्बेडकर बुद्ध विचार का आदमी हूँ, तो मेरे को उस एक आदमी नाम नहीं पता था, उसका लेख मुझे भेजा गया। प्राध्यापक शैलजा पाइक, जो सिनसिनाटी विश्वविद्यालय में पढ़ाती है, प्राध्यापक है शैलजा पाइक, जो सिनसिनाटी विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। उसका वो लेख उन्होंने भेजा मुझे। उसका लेख मैंने ठीक से पढ़ा। सदर लेख में जो लेखिका थी शैलजा पाइक, उसने बाबा साहब अम्बेडकर का जो कुछ संदर्भ कोट किया, उसने कोट किया। और मेरे जो लिखान है, मैं बाबा साहब का लिखान को मैं काल सापेक्ष में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। बाबा साहब का 40 ने जो कहा वो 42 में कहा या 56 में कहा, उसमें कुछ चेंजेस आते दिखाई देती है बाबा साहब विचारों में। तो वो काल सापेक्ष बाबा साहब को मन लिखने का और समझने का कोशिश किया है। यहाँ भी वो प्रेजेंट करने का मैं कोशिश करूँगा। तो मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध विचारों का व्यक्ति हूँ, तो मेरी वकालत भी रही है बाबा साहब बुद्ध विचार। तो उस लेखिका शैलजा पाइक लेखिका को मैंने जवाब दिया, जो उसने संदर्भ दिया बाबा साहब का संदर्भ दिया 1930 से 40 का बीच के बाबा साहब को विचारों का उसने संदर्भ दिया है। और उसने दलित साहित्य की वकालत की, उसने दलित और दलित शब्द और दलित साहित्य की वकालत की। अब सवाल है कि हमारा जो मूवमेंट है, हमने वो मूवमेंट को दलित मूवमेंट करना चाहिए कि हमने उस मूवमेंट का नाम दलित मूवमेंट देना चाहिए, अम्बेडकर मूवमेंट नहीं देना चाहिए, बिल्कुल अम्बेडकर मूवमेंट से परे होना चाहिए, या बुद्ध मूवमेंट से परे होना चाहिए? ये भी हमारे सामने प्रश्न है। उसने उस संदर्भ बाबा साहब को जो 1930 से 40 का जो संदर्भ दिया, उसने कहा दलित ये शब्द समूहवाचक शब्द है। उसने कहा दलित ये शब्द समूहवाचक शब्द है, वो जातिवाचक या व्यक्तिवाचक शब्द नहीं है। वो दलित यह जातिवाचक या व्यक्तिवाचक शब्द नहीं है, यह समूहवाचक शब्द है, उसका कहना है। और सामाजिक और राजनीतिक कार्य का निकले वो अविभाज्य घटक है, वो कहती है शैलजा। सामाजिक एवं राजनीतिक कार्य का निकला वो अविभाज्य घटक है। मैं और कुछ बातें उसको संदर्भ करूँगा, बाद में उसको मैं क्या जवाब दिया वो भी मैं आपको बताऊँगा। एक्चुअली ये लेख मैं मराठी में लिखना चाहता था, लेकिन अपने भारत में ज़्यादातर लोग हिंदी भाषी है, इसलिए मैं हिंदी भाषा में उसको जवाब दिया है। हमारे इज्जत खोबरागड़े भी है, IAS अभी तक तथाकथित महाविद्वान। अभी उसने अपनी पत्नी का नाम रेखा खोबरागड़े इस नाम से किताब छाप दिया। पता नहीं वो रेखा को महात्मा फुले की सावित्री से समझते, या तथाकथित बुद्ध की सिद्धार्थ की यशोदा समझते, या भीम बाबा साहब की रमाई शब्द उसकी तुलना कर रहे हैं, क्या पता नहीं, उसको महान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर कर वो संविधान, अभी ये भी संविधान साहित्य में आता होगा, इज्जत खोबरागड़े के संविधान साहित्य में ये भी आता होगा। रेखा जो लिखा उसने बीबी का प्रवास, ये भी संविधान साहित्य में आता होगा। और वैसे तो वो भी नकल है, क्योंकि संविधान साहित्य नहीं है,
उसके हम आगे जिक्र करेंगे। तो वो दुकानदारी, उसने दुकानदारी लगा दी अपनी वाली इजे खबर ने, और मैंने उसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट में केस, हाई कोर्ट में केस भी डाला था, क्योंकि भारतीय संविधान ये लीगल बुक नहीं है। भारतीय संविधान ये लीगल बुक नहीं है, ये लीगल डॉक्यूमेंट है, सबसे बड़ा लीगल डॉक्यूमेंट है। ये साहित्य नहीं हो सकता, साहित्य ये गंदा भी हो सकता है, साहित्य ये गंदा भी हो सकता है। संविधान ये सर्वोच्च है भारत का, वो भारत को अलग ढंग से चलाने का कोशिश चलाने वाला एक डॉक्यूमेंट है। तो हम संविधान को साहित्य कैसे कह सकते? हम संविधान को साहित्य नहीं कह सकते। जो भी कर रहे हैं या दूसरे दलाल जो कर रहे हैं, हमें उससे बचना होगा। वो बाबा साहब की मूवमेंट को ख़त्म करने वाले दलाल है ये लोग। हमारा साहित्य या मूवमेंट ये बाबा साहब या बुद्ध विचारों का मूवमेंट है। अभी जो इसलिए जो सवाल हो रहा है, हमने इसको अस्वीकार करना चाहिए। जो संविधान साहित्य इसको अस्वीकार करना चाहिए हम लोगों ने। ऐसे लोग, नालायक लोगों को हमने, जो इजेट खबर से नालायक लोग है, उसको जवाब भी देना चाहिए। वो लायक नहीं है, वो नालायक है, उसकी औकात ही नहीं है, साहित्य लिखने की औकात नहीं है। वो बीबी का भी अभी जाने दो, वो फिर कभी उस पर चर्चा करेंगे। शैलजा जो पाइक है प्राध्यापक, जो उसने जो लिखा दलित साहित्य के बारे में, उसके बारे में पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसने कहा अम्बेडकर साहब का लिखा या मूवमेंट, उसने उसको कोट किया, और 1930 से 40 तक का। और शैलजा पाइक ने माना भी है, अंग्रेजी और मराठी संस्करण में डिप्रेस क्लास, अस्पृश्य, अछूत, दलित, बहिष्कृत, इन शब्दों का उल्लेख आता है। अंग्रेजी में या मराठी में, संस्करण में डिप्रेस क्लास, अछूत, अस्पृश्य, दलित, बहिष्कृत, इन शब्दों का उल्लेख आता है। ये उसे मानना है। इसके अलावा उसने ये भी कहा है, हालांकि डॉक्टर अम्बेडकर इन्होंने दलित शब्द का प्रयोग बहुत ही कम किया है। वो कहती है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने दलित शब्द का प्रयोग विरल किया है, बहुत कम किया है। वो खुद कहती है, मैं नहीं कह रहा, वो खुद कहती है। लेकिन मुझे ये शैलजा पाइक के जो कुछ संदर्भ है वो बड़े खटक गए। वो क्या है, ये मैं उसका खंडन कर रहा हूँ। पहला है, दलित शब्द ये अपने सामाजिक राजनीतिक कार्य के लिए अविभाज्य घटक है। ये शब्द का मेरा पहला ऑब्जेक्शन है। दलित शब्द अपने सामाजिक राजनीतिक कार्य का अविभाज्य घटक है, जो उससे अविभाज्य माना है, उसको जवाब देना है। दलितों के लिए राजनीतिक कार्रवाई का प्रभावी ढंग का जो सुगम, उसने बताया, दलितों के लिए राजनीतिक कार्रवाई का प्रभावी ढंग से सुगम बनाना, उसका जो संदर्भ दिया, उसको भी मेरा पहला ऑब्जेक्शन है। दूसरा ऑब्जेक्शन है, दलित शब्द ये विद्वत और अन्य लेखन में अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है। ये दूसरा शब्द दिया उसने, दलित ये शब्द विद्वत्ता और लेखन में अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है। इस पर भी मेरी आपत्ति है। तीसरा है, दलित शब्द अछूतों के समुदाय के कुछ समूहों द्वारा समानता, न्याय और अधिकारिता के सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में चुना गया है। इस पर भी मेरा आपत्ति है। उन्होंने इसके लिए मिस्टर क्रिश्चियन ली नोट्स का वो संदर्भ दिया है। उसका एक लेख है, क्रिश्चियन ली नोट्स का एक संदर्भ है, लेख है, उसका संदर्भ दिया उसने। अभी शैलजा पाइक को इन्होंने बाबा साहब का जो मूवमेंट है उसका भी संदर्भ दिया। वो भी कैसा गलत संदर्भ दिया वो बता रहा है। उसने बाबा साहब के 5 अप्रैल 1940 को अखिल भारतीय दलित फेडरेशन का संदर्भ दिया है। बाबा साहब ने अखिल भारतीय दलित फेडरेशन 5 अप्रैल 1946 को बनाया, ये भी संदर्भ दिया, जबकि बाबा साहब ने शेड्यूल का फेडरेशन बनाया था, दलित फेडरेशन ने बनाया था। अभी ये जो ऐसे गलत लोग, मूर्ख लोग कैसे समाज को ये करते हैं, उसको भी हम जवाब देना चाहेंगे। उसमें बाबा साहब ने उसके माध्यम से एक खरीदायन याचिका अंग्रेज को दिया था।
भेजने का जिक्र उसने किया, उसने बाबा साहब को या उसने उसने कहा है कि बहुत से लोग इस शब्द का प्रयोग करना नहीं चाहते। वही कर भाई नहीं कर रहा, वही कर रही है। बहुत से लोग इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते क्योंकि वो बहुत छोटा अल्पसंख्यक दलित के रूप में अपनी पहचान रखता है। और कई लोग सोचते हैं कि समय बदल गया है और वे दलित नहीं है। वही कहती है, मैं नहीं कर रहा, वही कई लोग कहते हैं कि दलित नहीं है अब, यानी अब वो उत्पीड़ित या टूटे हुए नहीं हैं। उनकी नज़र में दलित ये अछूत, चंबार, महार, जामर इस तरह के अपमान जैसे शब्द का शब्द है, वो कहती है। उसकी लेख में वो कहती है। अर्थात मैं अभी तक मैंने वो जो शादा पाइक करके वो शब्द लिख कर वो सार बताया। अभी मेरा उसको जवाब क्या दिया है, अब मेरा जवाब दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने दलित ये शब्द का जो कालखंड बताया 1930 से 40 साल बताया, कालखंड को हमको समझना होगा। कारण दलित साहित्य, ये विषय साहित्य जो है, इसको बाबा साहब ने अपनी, अभी बाबा साहब पत्रिका थे, बाबा साहब ने जो पत्रिका तय की, पत्रकारिता बाबा साहब की पत्रिका और समझते, बाबा साहब ने जो पत्रिका निकाली, उस पत्रिका में बाबा साहब का 1937 से वैश्विक भारत निकाला। बाबा साहब ने जब प्रवास कैसा रहा बाबा साहब का वो समझते। 1927 में बाबा साहब ने वैश्विक भारत निकाला। 1930 में मुकनायक निकाला। 1930 में बाद में जनता निकाला, बाद में प्रबुद्ध भारत। देखो बाबा साहब वैश्विक भारत, मुकनायक, जनता और प्रबुद्ध भारत, कहीं भी दलित, बाबा साहब ने दलित पेपर निकाला नहीं है, न दलित शब्द का प्रयोग किया। ये हम बाबा साहब पत्रिका का संदर्भ ले रहे कि वैश्विक भारत, मुकनायक, जनता और प्रबुद्ध भारत, कहीं बाबा साहब ने दलित शब्द का उल्लेख नहीं किया। नंबर 1। दूसरा, हम सामाजिक विषय पर जाते हैं, हम सामाजिक विषय पर जाते हैं। बाबा साहब ने 20 मार्च 1924 को वैश्विक बहिष्करण सभा बनाया, सभा की गठन किया। 20 मार्च 1924 को वैश्विक बहिष्करण सभा। 1927 को समता सैनिक दल बनाया। बाद में बाबा साहब ने 1951 में भारतीय बौद्ध जनसंघ बनाया 1951 में। उसके बाद में बाबा साहब 4 मई 54 को बुद्धिस्ट सोसाइटी इंडिया जो पंजीकरण बनाकर बाद में 4 अक्टूबर 54 को बनाते हैं बाबा साहब, और बाद में 4 मई 1955 को उसको पंजीकरण करते हैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। अरे वैश्विक भारत हितकानी सभा, समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध संघ और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, कहीं भी बाबा साहब ने दलित शब्द का उपयोग नहीं किया। 14 अक्टूबर को 56 को बाबा साहब में बुद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं। अब हम पॉलिटिकल लेवल पे हम बात करते हैं, राजनीतिक बात करते हैं। बाबा साहब ने 1936 में ऑल इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाया था, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी या स्वतंत्र मजदूर पक्ष। बाद में 42 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, जो दलित फेडरेशन की बात करते हैं वो दलित फेडरेशन नहीं है, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है, वो 1942 में बनाया था। बाद में 56 के बाद में बाबा साहब रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया बनाया है बाबा साहब ने। राजनीतिक लेवल में बाबा साहब ने कहीं भी दलित शब्द का प्रयोग नहीं किया, यानी जो भी क्या रियल हुआ है। तो बाबा साहब का बाद में 6 दिसंबर बाबा साहब छोड़ के चले जाते हैं। तो कहीं भी बाबा साहब वो 3 बाबा साहब जाने निर्माण के बाद में, महानिर्माण के बाद में 3 अक्टूबर 1957 को वो अपन अब वो RPI रिवर पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब ने बनाया, जो दिया था उसको उस भारत में दिखाई पड़ती है। अब बाबा साहब को रिलीजियस बात पर हम काम करेंगे। बाबा साहब की 1925 में बाबा साहब येवला में धर्मांतर घोषणा करते हैं और 14 अक्टूबर 56 को बाबा साहब दीक्षा लेते हैं। 35 से 1935 से लेकर 56 तक इस संदर्भ में बहुत बड़ा कालखंड है। तो बाबा साहब वही मुद्दे की बात करते हैं। बाबा साहब 22 प्रतिज्ञाएँ देते हैं। उसके बाद में बाबा साहब का व्यक्तिगत रोल देखेंगे। 1942 में उनका घर का नाम राजगुरु रखते हैं। बाबा साहब का घर का नाम राजगुरु है। 1940 की बात हो रही है। दी पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बाबा साहब एजुकेशन लेवल, दी पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाती बाबा साहब। मैगजीन का नाम भी दी पीपल है, जनता। बाद कॉलेज जो बनाते बाबा साहब, मिलिंद कॉलेज, सिद्धार्थ कॉलेज, कहीं भी दलित का नाम एजुकेशन सोसाइटी में दिखाई नहीं पड़ता। मिलिंद कॉलेज, सिद्धार्थ कॉलेज, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी। अब झंडा, अभी बाबा साहब आज़ादी के बाद में झंडा समिति में बाबा साहब रहते हैं 1947 में।
तो वहाँ भी अशोक चक्र दिखाई पड़ता है। राज्य मुद्रा भी होती है, सम्राट अशोक की राज्य मुद्रा विरासत में बाबा साहब हमें देते हैं। 4 दिसंबर 1954 को रंगून जाते हैं, बर्मा जाते हैं। वहाँ बुद्धिस्ट मूवमेंट की ऑफ इंडिया की वो ब्लूप्रिंट की देने की बात करते हैं। बुद्धिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया के ब्लूप्रिंट की बात सब करते हैं। बाद में वो गॉस्पेल ऑफ बुद्धा की हमें बात करते बाबा साहब कि मैं गॉस्पेल ऑफ बुद्धा तुमको लिखने जा रहा हूँ एंड अतः बुद्धा ने मुदम्मा हम कुछ बाबा साहब देते हैं। दूसरा हम बाद में दूसरा भी बात करते बाबा साहब इंट्रोड्यूसिंग ए सेरेमनी फॉर द कन्वर्सेशन टू बुद्धिज्म। ये बाबा साहब बताते थे बुद्धिज्म की ओर हमको लेके जा रहे हैं बाबा साहब। ये म्यांमार का संदर्भ से म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका के संदर्भ व्यक्ति बौद्ध परिषद के संदर्भ आते हैं। 14 अक्टूबर हम उसी पूर्ति करते हैं बाबा साहब। 4 दिसंबर को बाबा साहब हमको छोड़ के चले जाती है। और उसके अलावा बाबा साहब ने हमें बौद्ध विधि बताया है। उन्होंने वीएम कर्डो को एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि बौद्ध विधि कैसी होना चाहिए। तो बौद्ध विधि पद्धति में हवन का उल्लेख नहीं होता, हवन का उल्लेख नहीं है, ना सत्वबली है। विवाह संस्कार कैसा होने बाबा साहब कहते हैं, वीएम कर्डो को लिख के बताते कि हमारे विवाह बौद्ध संस्कार कैसे होना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं एक घड़े में एक टूल पर वर वधू के बीच एक टूल पर बीच में एक टूल रखा जाए। उस घड़े में एक बार घड़ा रखा जाए। उसमें कच्चे धागे, जो वाइट धागा, कच्चा धागे को घड़े को पानी में डुबा कर दिखा जाए। बाबा साहब भी कहते हो, मैं नहीं कर रहा हूँ। उस घड़े में एक टूल बीच में वर वधू के बीच में एक टूल रखा जाए, उसमें घड़ा रखा जाए, उसे पानी रखा जाए, पानी में कच्चा धागा में डाला जाए और एक सिरे को अपने वर के हाथ में एक सिरा वधू के हाथ में देना चाहिए। बाबा साहब भी कहते मैं नहीं कर रहा हूँ। बाद में 30% देना चाहिए बोलते बाबा साहब कहते हैं, 30% देना चाहिए। महामंगल सूत्र का पठन करना चाहिए, बाबा साहब कहना है। इस अवसर पर वर वधू को श्वेत वस्त्र परिधान करना चाहिए, बाबा साहब कहते हैं। श्वेत वस्त्र परिधान करना चाहिए। अभी बाबा साहब ने कहीं भी दलित सत्य का संदर्भ नहीं किया यहाँ। जो बाबा साहब का लिखान को हम कालानुसापेक्ष पढ़ना बताओ। अगर हम पढ़ते हैं बाबा साहब का लिखान, लेकिन कालानुसापेक्ष हमको समझना होगा। बाबा साहब को समझने के लिए कालानुसापेक्ष हमें उसका संशोधन अभ्यास करना जरूरी है, अन्यथा उन पर बाबा साहब अन्याय होगा। अभी एच.एल. मनोहर ले लो, ये खुद को अम्बेडकर साहित्य बोलते थे। वो मार्क्स भी बताता है, फुले भी बताता है, केशव सूद भी बताता है। ऐसे दलाल लोग, इंजर खोपड़ागड़े भी दलाल हैं, ये भी दलाल ही है, एच.एल. मनोहर। इन लोगों ने बाबा साहब मूवमेंट को एक गलत दिशा की ओर ले जाने की कोशिश की, हमको भटकाने की कोशिश की है। कोई भी सच्चा अम्बेडकरी या बौद्ध सात्विक ये बिल्कुल नहीं है, और ये बिल्कुल नहीं चाहेगा। या अम्बेडकर मूवमेंट वाला भी ये नहीं चाहेगा। एच.एल. मनोहर एक ऐसे दलित है, उसने रमाई लिखी। रमाई भी हमारे सिद्धार्थ तरवारे है, हमारे CRPC के, उनका जो प्रतिदिन कविता संग्रह है उससे कॉपी किया है, उससे वो प्रेरणा उससे ली वहाँ से। उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। अर्थात ये जो है एच.एल. मनोहर व्यवसाय का साहित्यिक है और खुद को स्वयं को ये वाली मानता है। दूसरा राव साहब कस्बे, वो गांधी बता देता है हमको। राव साहब के कस्बे गांधी बता देता है। शरण लिम्बाड़े, शरण कुमार लिम्बाड़े दलित साहित्यिक सरस्वती पुरस्कार ले लेता है। दीपक खोपड़ा के सर एक खुद को प्राध्यापक समझने वाला आदमी, वो गिरीश गांधी के द्वारा शरण में रहता है। राष्ट्रीय बौद्ध परिषद, राष्ट्रीय अम्बेडकर परिषद बात करता है। और एच.एल. मनोहर लो या इंजर खोपड़ा हो, वो अर्थ प्रयोजन का साधन गिरीश गांधी है। उनका साधन अर्थ प्रयोजन का साधन इनका गिरीश गांधी है। और गिरीश गांधी ये पूरे जातीयवादी है, और इनको अम्बेडकर पुरस्कार इनको मिल चुका है। ये सब इनके सब कुछ दलाल लोग हैं, उसके खुद गिरीश गांधी के ये पिलांटू है। तो हमारे लिए एक दिशा निश्चित करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हमारी एक सीमा
होना बहुत आवश्यक है। दलित और दलित साहित्य विषय पर मेरे बहुत से लिखा है, मैंने विरोध किया है उसके ऊपर। दलित साहित्य नहीं होना चाहिए, बुद्ध अम्बेडकर साहित्य होना चाहिए, और ये मेरे विचार युद्ध हुई है, इसलिए मैंने अपने नाम के पीछे शक्य लिखा है। और कोई भी आदमी जो भी दलित पर बोलता है सत्य वकालत करता है, उन्होंने अपने नाम के आगे दलित लिखना चाहिए। अच्छा शब्द है तो दलित क्यों लिखते हैं? जो भी हो यशोमन दलित क्यों नहीं लिखता है? दीपक खुरवाड़ा दलित क्यों नहीं लिखता है? ये हमको समझना होगा। शरण कुमार लिमर दलित क्यों नहीं लिखता है? कस्बे गांधी क्यों नहीं लिखता? अपने नाम के पीछे गांधी क्यों नहीं लिखता है? खुबराड़ा दलित क्यों नहीं? ये सभी ये आप सब कस्बे खुद के नाम के पीछे गांधी क्यों नहीं लिखता है? ये समाज को भटकाने का ये जो काम कर रहे हैं, हमें ये समझना पड़ेगा। हमने अपने नाम के पीछे सिद्धार्थ लिखना चाहिए, शक्य लिखना चाहिए, भीम लिखना चाहिए, अम्बेडकर लिखना चाहिए। इसलिए मैंने अपने नाम के शक्य लिख दिया, डॉक्टर मिलिंद जूनी शक्य। हमारे समाज में अगलावे भोगलावे ऐसे बहुत से लोग हमारे समाज में दिखाई पड़ते हैं। हमारे समाज में अगलावे भोगलावे ऐसे कई लोग हैं अगलावे, हम उनसे बचना चाहिए। वो समाज को बिना, तो हमें अमृत मिशन को, हमारे लिए कुछ ऐसे घातक लोग हैं, इनसे बचना चाहिए। अमृत बोध मिशन को हमको सशक्त करना है, और हमारे समाज के देश को, समाज को, व्यक्ति को एक अच्छा विचार देना है। इसी शब्द के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमोदाय, जय भीम, जय भीम, जय भीम।